हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डैब हैंड लर्नर्स चैनल। अब तक हमने 6 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कर ली थी, बस एक लास्ट बची थी और आज उसका भी टाइम आ गया, हम इसे भी फिनिश कर देंगे आज। जो लास्ट हमारे पास टेक्निक बची हुई है, पहले तो वो 6 टेक्निक्स रिवाइज कर लेने एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल फॉरमैनशिप, ठीक है, जिसमें वर्कर्स के ऊपर 8 बॉस होते हैं और 8 बॉस के डिफरेंट फंक्शंस या फीचर्स होते हैं या वर्क होते हैं, जो भी आप कहना चाहो। फिर होती है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में क्या करते हैं, एक फिक्स मेथड जो है वो डिसाइड करते हैं कि हर जो प्रोडक्शन होगा इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, वो इस फिक्स मेथड को इस फिक्स मेथड को यूज़ करके ही होगा। कुछ हिट एंड ट्रायल नहीं करते रहेंगे हम हर टाइम, उससे टाइम वेस्टेज बहुत होती है। नेक्स्ट इज़ मोशन स्टडी। कई बार ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अनप्रोडक्टिव अननेसेसरी मूवमेंट होते हैं, जिसकी वजह से बहुत क्योस और कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, तो हम उन मूवमेंट्स को हटाने की कोशिश करेंगे। जैसे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है कि चीज़ें अगर हैफाजार्ड मैनर में रखी हुई हो तो ऑब्वियसली इट वुड क्रिएट कन्फ्यूजन। नेक्स्ट इज़ टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या कहती थी कि टाइम स्टडी ये कहती थी कि हर एक काम को करने के लिए एक जो प्रोफेशनल बंदा है, प्रोफेशनल वर्कर है, उसको भी हर एक यूनिट को बनाने के लिए एक नेसेसरी टाइम चाहिए, और वो नेसेसरी टाइम या स्टैंडर्ड टाइम जो है वो हम टाइम स्टडी के बेसिस पे ही डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट इज़ फिटिक स्टडी। फिटिक स्टडी ये है कि जितना भी प्रोफेशनल बंदा हो, वो क्या 8-8 घंटे नॉन स्टॉप काम कर लेगा? ऑब्वियसली नॉट, वो नहीं कर पाएगा। उसे बीच बीच में इंटरवल्स की बहुत ज़रूरत होगी। तो वो इंटरवल्स कब देने हैं और पूरे दिन में कितने इंटरवल्स देने हैं और कितनी मिनट का होगा एक इंटरवल, तो ये सब जो है वो फिटिक स्टडी डिटरमाइन करती है। नेक्स्ट इज़ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। टेलर जो है वो इनएफिशिएंट और एफिशिएंट वर्कर में डिफरेंशिएट करना चाहता था। तो एक जो स्टैंडर्ड टास्क हमने डिसाइड कर रखा था ना, ये टाइम स्टडी और ये जितनी भी वर्क स्टडी टेक्निक्स होती थी, मैंने आपको बताया वर्क स्टडी टेक्निक्स में चारों आती है: मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फिटिक स्टडी। तो ये जितनी भी वर्क स्टडी टेक्निक होती है, इनसे जो डिटरमाइन होकर आया स्टैंडर्ड टाइम, एक वर्कर को कितना टाइम लगता है, स्टैंडर्ड टास्क, एक वर्कर कितना पूरे दिन में काम कर सकता है या कितने यूनिट्स बना सकता है। तो इन सब को देखते हुए एक डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम आया, जिसमें टेलर ने कहा कि स्टैंडर्ड टास्क से ऊपर अगर किसी ने बनाए, वर्कर ने काम स्टैंडर्ड टास्क से ऊपर किया, तो वो एफिशिएंट कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड टास्क भी वो कंप्लीट नहीं कर पाया, उससे भी बिलो है, तो वो इनएफिशिएंट है। तो उसकी वजह से रेट भी डिफरेंट डिसाइड किया। एफिशिएंट वर्कर को मैं 12 के रेट पे दूंगा और इनएफिशिएंट वर्कर को मैं 10 के रेट पे दूंगा, और उसकी वजह से डिफरेंस बहुत आता था उनकी वेजेस में या सैलरी में। तो इससे क्या होता था, एफिशिएंट और एफिशिएंट और अच्छे से काम करता था। अभी आज इतने कमाए हैं, कल मैं इससे भी ज़्यादा कमाऊंगा। तो एफिशिएंट में ये वाली फीलिंग आती थी, इनएफिशिएंट में ऐसी फीलिंग आती है, अरे यार चल कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करूँगा। हर कोई मोटिवेट तो होता ही है टू सम एक्सटेंट। तो यही हमारा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। आई होप आपको ये क्लियर होगा। डिटेलिंग के लिए आप प्रीवियस वाले लेक्चर्स देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। सिंप्लीफिकेशन, इट एम्स एट एलिमिनेटिंग सुपर फ्लोज, वेराइटीज, साइजेस एंड डायमेंशंस। अब देखो, आपने इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा होगा 11th क्लास में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में यही होता है ना कि जो कंज्यूमर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या सामान ले, वाई? बिकॉज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ही इतना है, वहाँ पे इतनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, कंज्यूमर इतना नॉलेजेबल भी नहीं होता। उस वहाँ पे लिखा होता है नो परफेक्ट नॉलेज टू बायर्स, राइट? तो उनको एक परफेक्ट नॉलेज भी नहीं होती। वो सेलर से ही पूछते हैं हर चीज़, और सेलर भी अपना फ़ायदा देखकर ही आंसर देता है कि हाँ मैम ये ले लो, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी का है, जबकि अंदर से हमें ही पता है कि यही सबसे महंगी चीज़ होगी, तभी वो इतना बोल रहा है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कन्फ्यूजन बहुत होती है कंज्यूमर को, क्योंकि सबके पास अच्छी नॉलेज भी नहीं होती रिलेटिंग टू मार्केट थिंग्स। हमें नहीं पता कि कौन सा गुड ज़्यादा अच्छा है, कौन सी क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है, हम बस उससे इंक्वायर कर सकते हैं और उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इसमें कन्फ्यूजन क्यों हो रही है? बिकॉज देर आर अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, उसके डिफरेंट साइज, डिफरेंट कलर, डिफरेंट डायमेंशंस, हर चीज़ अलग अलग है, तो उसकी वजह से कन्फ्यूजन हो रही है। तो अब सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है कि मैं इस चीज़ को हटा दूंगा। इट एम्स एट एलिमिनेटिंग दीज वैरायटी, साइजेस एंड डायमेंशन। तो वो क्या करेगा, ये जितनी भी वैरायटी है, फालतू साइज और जितनी भी एक कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो रही है ना, वर्ड कॉम्प्लेक्सिटी,
ये जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो रही है मार्केट में, लाइक प्रोडक्ट्स में, ये सारी वो इराडिकेट कर देगा। ओके, एलिमिनेट कर देगा। सिंप्लीफिकेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है? इट इम्प्लाइज प्रोसेस ऑफ, ये कट कर दो, इट इम्प्लाइज प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। ये क्या कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन की? हर एक प्रोसेस को करने के लिए ऑपरेटिंग साइकिल में, लाइक शुरू से लेके लास्ट तक जितने भी स्टेजेस हैं प्रोडक्शन के, उसमें हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए, हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करना ज़रूरी है। इस प्रोसेस को ही स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। इट कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, रॉ मटेरियल, टाइम, प्रोडक्ट, मशीनरी, मेथड्स और वर्किंग कंडीशन। These standards are the benchmarks which must be adhered to during production। तो वो ये कह रहा है कि प्रोडक्शन के टाइम पे ये एक तरीके के बेंचमार्क है, रूल्स हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसी होती है ना, कि इस ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉलिसी है। लाइक पॉलिसी होती है ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ होती है रिगार्डिंग वर्कर्स, और ये तो स्पेशली फीमेल वर्कर्स के लिए होती है जो अभी मैंने मेंशन की। लेकिन वर्कर्स के लिए भी बहुत पॉलिसी होती है, ठीक है। सबके लिए अलग अलग पॉलिसी होती है। तो वो क्यों होती है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन हो, एक जो है हर कोई ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉमन प्लेटफॉर्म में हो, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर ही चीज़ फॉलो हो, कॉमन मेथड से ही चीज़ फॉलो हो, ठीक है। तो इसके लिए भी हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो एक कॉमन मेथड से हो, ठीक है। लाइक सब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई और ही क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो जो इवन फेमस भी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में किसी को पता ही नहीं है वो कंपनी एग्जिस्ट भी करती है, कौन सी कंपनी के यूज़ कर रहे हो, क्या फालतू है। लाइक समथिंग लाइक दैट। लाइक वो क्वालिटी अगर उसकी इतनी अच्छी नहीं है और आप उसे जस्ट यूज़ कर रहे हो जस्ट फॉर योर पर्सनल बेनिफिट, और बाकी उससे कोई रिलेट ही नहीं कर पा रहा, बाकी कोई इस रॉ मटेरियल की क्वालिटी को जानता ही नहीं है, तो एक स्टैंडर्डाइजेशन वाली फीलिंग तो आएगी नहीं। क्योंकि कोई कॉमन मेथड है नहीं, इवन तो लोग जानते भी नहीं आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। तो यही है स्टैंडर्ड्स, कि हम एक स्पेसिफिक क्वालिटी का ही प्रोडक्ट यूज़ करेंगे इन द प्रोडक्शन, और वो स्पेसिफिक क्वालिटी जो है वो पूरी मतलब स्पेसिफिक क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज़ होगा ताकि हर कोई रिलेट कर पाए, ठीक है। अब एक बात बताओ, जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल फ्रॉम योर क्लासरूम। अब आप टेंथ के बाद आए हो, टेंथ तक तो सबको एनसीईआरटी चलती थी। इलेवेंथ में आके देर आर 100 अमाउंट ऑफ बुक्स, कि लाइक किस ऑथर की लें। अकाउंट्स के लिए तो फिर भी टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल ज़्यादा चलती है 11th-12th में, बट उसमें भी एक स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो टीचर ने बताया होगा आपको कि हम अपनी क्लासरूम में टीएस ग्रेवाल ही फॉलो करेंगे। तो एक स्टैंडर्ड है ये, ठीक है। ये बेंचमार्क है जिसको, बेंचमार्क है या रूल है जिसको सबको पढ़ाई में यूज़ करना है। लाइक अब जब भी कोई स्कूल आएगा पढ़ने के लिए तो सबके पास टीएस ग्रेवाल होगी, तो एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता मतलब क्लासरूम में, तो हो सकता है कि हर एक बेंच पे दो दो बुक हो, टीएस ग्रेवाल भी हो, डीके गोयल भी हो, तो टीचर किससे पढ़ाएगी, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो ये एक स्टैंडर्डाइजेशन, रूल्स, बेंचमार्क्स जो है वो क्रिएट कर दिए हैं, मेरे एग्जाम्पल में तो टीचर ने क्रिएट कर दिए हैं, ताकि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो है अपनी पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दें। और ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ प्रोसेस के ऊपर ही स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता या मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ही स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होता। देयर आर अम्टीन थिंग्स लाइक रॉ मटेरियल पे भी स्टैंडर्डाइजेशन होता है, टाइम पे भी होता है। लाइक टाइम भी डिसाइड करना है कि कितना टाइम तक हम काम कर सकते हैं, रूल्स, बेंचमार्क्स जो भी ये डिसाइड करते हैं। प्रोडक्ट पे स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। तो यही है स्टैंडर्डाइजेशन। अगर कोई भी डाउट है यू कैन फ्रीली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। Simplification aims at eliminating unnecessary diversity of products. It results in saving of cost of labor, machines and tools. It implies reduced inventories, fuller utilization of equipment and increasing sales। जिन्हें अगर simplification की definition समझ आ गई होगी उन्हें तो ये like थोड़ा बहुत तो अच्छे से आ गया होगा 50%।
100% मैं पहुंचा देता हूँ। देखो सिंप्लीफिकेशन क्या एम करता है कि मैंने आपको पहले बता दी, जितनी भी वैरायटी है, साइजेस है, कॉम्प्लेक्सिटी भरी पड़ी है मार्केट में, दुनिया भर के प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको हटाने का काम सिंप्लीफिकेशन करता है। तो सिंप्लीफिकेशन क्या एम करता है कि अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट को एलिमिनेट कर दे, जैसा मैंने कहा। इट रिजल्ट्स इन सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर। इससे क्या होता है, लाइक अभी आपके पास दुनिया भर के सोप हैं, सोप चलो सोप छोड़ो, शैम्पू ले लेते हैं। आपके पास दुनिया भर के शैम्पू हैं। अब अगर 5 शैम्पू हैं और उनमें से मैं काट के बस 2 ही शैम्पू अब मार्केट में कर दूं, तो जो बाकी 3 जो हैं, 3 शैम्पू की जो कंपनी है वो तो बंद हो गई। उससे क्या होगा कि लेबर की कॉस्ट जो है वो बच जाएगी। आई एम सो सॉरी, मैंने गलत एग्जाम्पल दे दिया, सॉरी। देखो मैं आपको बताता हूँ। ये अब आप वो एग्जाम्पल भूल जाओ जो ही मैंने दिया, ठीक है। आप ये एग्जाम्पल हो, इससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। लाइक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब इस कंपनी के कितने प्रोडक्ट्स हैं, बहुत प्रोडक्ट्स हैं, ये बात आप भी जानते हो। अब आपका शैम्पू डव है, ठीक है, लाइफ बॉय है, और नॉर सूप नूडल्स भी हैं, ठीक है। तो लाइक और सोप्स, सोप्स वगैरह भी होते हैं। तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब अगर जो सिंप्लीफिकेशन है वो क्या कहता है कि अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट को हटा दो। तो अगर इनमें से जितने भी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, अगर उनमें से मैं 50% प्रोडक्ट्स हटा दूं, तो जो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी है उसके पास प्रोडक्ट्स कम हो गए। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ लेबर बच जाएगी, क्योंकि अब आधे प्रोडक्ट्स तो बन नहीं रहे, तो हम उनके वर्कर्स को सैलरी क्यों दें। तो उससे क्या होगा, लेबर की कॉस्ट बच जाएगी, मशीन्स की कॉस्ट बच जाएगी। आधे प्रोडक्ट तो अब बन नहीं रहे, मशीन तो फ्री हो जाएगी। टूल्स, अब नए नए टूल्स खरीद के लाने की भी ज़रूरत नहीं है अगर प्रोडक्ट बन ही नहीं रहे तो। सो इट इम्प्लाइज रिड्यूस्ड इन्वेंट्री। जो हम दुनिया भर भर के प्रोडक्ट्स बनाते थे और एक स्टोर रूम में भर देते थे, इवन स्टोर रूम के लिए भी रेंट लेना पड़ता था, ठीक है। तो वो जो स्टोर रूम में भर देते थे वो भी अब नहीं होगा, क्योंकि आधे प्रोडक्ट बन नहीं रहे, तो स्टोर रूम आधा ही भरेगा, ठीक है। रिड्यूस्ड इन्वेंट्री, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड इंक्रीजिंग सेल्स। अब देखो क्या है, अब जब सारी मतलब सारी कम मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है वो जब अपने सारे प्रोडक्ट्स बनाती थी, तो ऑब्वियसली जो मशीन होगी या कई इक्विपमेंट्स होंगे उन पे कहीं ना कहीं सारे डिपार्टमेंट का हक होगा, सारे प्रोडक्ट्स का हक होगा, सारे लाइक मैनेजर्स आते होंगे और अपने अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवाते होंगे उस मशीनरी या इक्विपमेंट से। तो उसकी वजह से क्या होता है, फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। इवन कुछ क्वालिटी तो रह ही जाती है, लाइक जल्दबाजी में अगर तुम काम करोगे तो ऑब्वियसली वो इतना इफेक्टिव बनेगा नहीं। लेकिन अब जब आपके पास सिर्फ 3-4 प्रोडक्ट ही बचे हुए हैं अपनी कंपनी में, तो अब जब आप उन्हें बनाओगे तो आराम से बनाओगे, शांति से बनाओगे, तो इक्विपमेंट का फुल यूटिलाइजेशन तो होगा ही। प्लस जब आप ज़्यादा लाइक अब आपके पास सिर्फ 3-4 प्रोडक्ट हैं, तो अब आप उन 3-4 प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी तो बढ़ा ही दोगे, और जब क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो सेल्स भी बढ़ी जाएगी। क्योंकि देखो अब आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट की भीड़ तो है नहीं कि आपको सारे प्रोडक्ट बनाने ही हैं, कुछ ही प्रोडक्ट रह चुके हैं। अब उन कुछ प्रोडक्ट रह चुके हैं तो अब उनके पास सोचने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं कि अब हमारे पास 3-4 प्रोडक्ट है, तो अब हम इनकी क्वालिटी कैसे बढ़ाएं ताकि हमारा सेल्स रेवेन्यू उतना ही रहे। वरना लोग तो भाग जाएंगे कि इसमें तो आधे प्रोडक्ट अब है ही नहीं, हम क्या करें, हम तो नहीं ले रहे। नहीं, बट अगर ये लोग अपनी क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो इनकी सेल्स भी बढ़ेगी और इक्विपमेंट का फुल यूटिलाइजेशन भी होगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर इनके पास बस 3-4 प्रोडक्ट है तो क्वांटिटी तो बढ़ेगी, लाइक अब उन्हें ज़्यादा टाइम मिलेगा इक्विपमेंट्स यूज़ करने का। पहले तो भीड़ भरी रहती थी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट्स की, लेकिन अब उन्हें टाइम मिलेगा तो क्वांटिटी तो बढ़ेगी, और अगर ये लोग सोचेंगे तो क्वालिटी बढ़ेगी, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट होगा और सेल्स भी बढ़ेगी। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन बता रहा हूँ। टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और अ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप्स, साइजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक। देखो स्टैंडर्डाइजेशन का यही तो काम, मैंने आपको बताया कि हर चीज़ एक फिक्स कर दो, फिक्स प्रोसेस, फिक्स स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, फिक्स्ड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, फिक्स टाइम, ठीक है, फिक्स्ड मेथड्स,
तो हर चीज़ फिक्स्ड कर देना। लाइक हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये बेंचमार्क्स हैं, ये रूल्स हैं कि ये इसी साइज़ का बनेगा, फिक्स साइज़ का बनेगा, फिक्स्ड काइंड ऑफ प्रोडक्ट ही बनेगा, फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ही होने चाहिए। सो आई होप ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि दुनिया भर के प्रोडक्ट बनाने से अच्छा है कि उसे एक गिवन लाइन या प्रोडक्ट के लिए रिड्यूस कर दो जिसमें अच्छे से स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो। To establish interchangeability of manufactured parts and products. For example, some battery can be used in different mobile phones of a particular brand. तो वो यही कह रहा है कि जो आपके मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स और प्रोडक्ट्स हैं, स्टैंडर्डाइजेशन यही ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्डाइजेशन का कि उसमें एक इंटरचेंज एबिलिटी हो कि लाइक हम एक चीज़ दूसरे के प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हैं। लाइक जो चार्जर्स हैं वो एक दूसरे लाइक दूसरे जो फ़ोन है उसमें वो चार्जर चल सकता है। सम की बात कर रहा हूँ मैं, ऑल की बात नहीं कर रहा। सम चार्जर्स आर देयर विच कैन बी यूज्ड टू चार्ज दी अदर मोबाइल फ़ोन्स ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड। लाइक ये नहीं कि एप्पल का या आईफोन जो है वो एंड्रॉयड का फ़ोन चार्ज कर देगा अपने चार्जर से, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। बट कुछ एंड्रॉयड के फ़ोन्स जो हैं वो दूसरे जो फ़ोन्स हैं उनको चार्ज कर सकते हैं। तो यही स्टैंडर्डाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, इंटरचेंज एबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स की इंटरचेंज कर सकते हैं हम प्रोडक्ट्स को। टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल्स। वो ये कह रहा है कि स्टैंडर्डाइजेशन का एम है कि एक्सीलेंस स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश करना और मटेरियल्स में क्वालिटी भी क्रिएट करना। और ये तो बहुत बेसिक है कि अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, इतने रूल्स बना रहे हैं, इतने बेंचमार्क्स बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम क्वालिटी और एक्सीलेंस के पीछे तो जाएंगी। To establish standards of performance of men and machines. स्टैंडर्ड्स क्रिएट करना फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ men and machines, ये भी हमें पता ही है। टेक्निक्स लाइक री इंजीनियरिंग, काइज़न, कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट आर एम्ड एट स्टैंडर्डाइजिंग द वर्क, ये भी आपकी बुक में है। आपको लाइक ये सारी चीज़ें जो हैं वो बॉक्सेस में मिलेंगी, डिड यू नो, और इससे अलावा फाइंड इट आउट। ये बहुत सारी सेक्शंस होते हैं बुक में, उसमें आपको ये सारी टेक्निक्स के नाम मिलेंगे, उसी में से ये मैंने लिखा है। ठीक है, तो आप इन बॉक्सेस को भी पढ़ के जाना, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में कुछ भी आ जाता है, एनसीईआरटी ही देखते हैं वो, मतलब पूरा पेपर जो है वो एनसीईआरटी से ही बनता है। और आप रेफरेंस बुक्स में अगर ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ोगे तो हो सकता है आपकी वो चीज़ें छूट जाएं। तो आप सारी चीज़ें पढ़ के जाना, ठीक है, एटलीस्ट हैव अ रीडिंग। Now, relevance of Taylor and Fayol's principles, similarities between Taylor and Fayol. Taylor and Fayol's principles are complementary to each other because both have relevance in the business due to following reasons. The main aim of both was to maximize efficiency. देखो, टेलर और फ्योल दोनों का ये सिमिलैरिटी बता रहा हूँ, ये डिफरेंस नहीं है। डोंट कंफ्यूज इट, ये डिफरेंस नहीं है। द मेन एम ऑफ बोथ वॉज टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। देखो जो फ्योल था, हेनरी फ्योल, उसका क्या काम था, एफिशिएंसी बढ़ाना, लेकिन किसकी, जनरल मैनेजर्स की। और टेलर का एम क्या था, वॉज टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। तो डिफरेंस दोनों में है, लाइक वो एफिशिएंसी बढ़ाना चाहता था फैक्ट्री वर्कर्स की, और जो फ्योल है वो बढ़ाना चाहता था एफिशिएंसी जनरल मैनेजर्स की। तो डिफरेंस तो ये है कि वो जनरल मैनेजर्स की एफिशिएंसी बढ़ाना चाहता था, लेकिन और टेलर जो है वो फैक्ट्री वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ाना चाहता था। बट एफिशिएंसी तो बढ़ाना चाहता था, ये तो सिमिलैरिटी है दोनों में, तो इसलिए सिमिलैरिटी में पॉइंट आ सकता है। बोथ इंसिस्ट ऑन कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स। हेनरी और फ्योल दोनों ही कॉपरेशन में इंसिस्ट कर रहे थे, लाइक उनके प्रिंसिपल्स भी आपने पढ़े हैं। तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और हेनरी फ्योल का इक्विटी, एस्पेरेट द कॉर्प्स। तो ये सारी चीज़ें क्या दिखाते हैं, कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स। बोथ गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट ओवर जनरल इंटरेस्ट या इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो वो दोनों को किस पे इंपॉर्टेंस देते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल पहले अचीव हो, इंडिविजुअल गोल्स नहीं। बोथ सजेस्टेड डिवीजन ऑफ वर्क फॉर स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन के लिए डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, ऐसा दोनों ने सजेस्ट किया है। द प्रिंसिपल्स ऑफ बोथ यू आर यूज्ड एज अ बेसिस फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। जहाँ MBA BBA करोगे, अगर करते हो, तो आपको पता चलेगा कि ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वहाँ पे यूज़ होते हैं फॉर रिसर्च वर्क। ओके, सो ये थी सिमिलैरिटीज़ ऑफ टेलर एंड फ्योल्स प्रिंसिपल्स। आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। 20 मिनट्स की वीडियो इज़ टू लॉन्ग ऑल्सो।
If you liked my channel, please like, comment, share, and subscribe my channel. Hit the bell icon so you will get notified every time. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.